नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग यूजीसी नेट का जो पेपर है, जो पॉपुलेशन स्टडीज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चनायर है, जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, उसको हम देख रहे हैं हम लोग में हम लोग और इसके साथ साथ हम लोग जो यूजीसी नेट दिसंबर वाला जो पेपर है, उसको टारगेट करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और जल्दी ही जब प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू मतलब एक बार कंप्लीट हो जाएगी, लगभग जो है मान के चलिए 40 प्रैक्टिस सेट उम्मीद है कराएंगे। और 40 प्रैक्टिस सेट के बाद जब हम दोबारा करंट अफेयर्स पे आएंगे, तो उनके लिए अलग प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा L1 क्लासेस के लिए मतलब देखेंगे तो जो यूजीसी नेट जेआरएफ है, उसके लिए यहाँ पर एक चैनल अलग से बनाया गया है, यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम का। इसके आप ज्वाइन करके इसके संबंधित जो है पीडीएफ वगैरह सब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करते हैं, तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हाल में जो मतलब कल से धनतेरस थी, तो धनतेरस और जो आज छोटी दीपावली है, कल दिवाली है, तो मतलब इन सभी की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य में L1 क्लासेस ने अपने जो कोर्सेस हैं उस पे मैक्सिमम डिस्काउंट अब तक का, मतलब सबसे रिकॉर्डेड डिस्काउंट दिया है, जिस पे जाके आप लोग रजिस्टर करके L1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके उसके उस पे लॉगिन करके जो भी हमारे जो है मतलब चल रहे हैं कोर्सेस, उनका आप फायदा उठा सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं, जिससे अपना करियर बेटर कर सके। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चनायर है, पिछली क्लास में हम लोग क्या किए थे कि विपल इंडेक्स और मेयर्स इंडेक्स पे कुछ कम क्वेश्चन हुए थे, जिसपे कुछ लोगों को कंफ्यूजन था। और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है, हम इस प्रैक्टिस सेट को विपल और मेयर्स इंडेक्स के रूप में, मतलब इस पर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। फिर एक प्रैक्टिस सेट जो है, हम उम्मीद करते हैं कि अभी देख लेते हैं, एक प्रैक्टिस सेट आपका इस यूनिट से और होगा, फिर हम लोग अगले यूनिट्स पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगली यूनिट छोटी हैं, अगली दो यूनिट्स, दो सेकंड और थर्ड छोटी है, तो उसमें उम्मीद है कि एक दो ही प्रैक्टिस सेट रहेगा प्रत्येक से। और यहाँ पर 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कि विच सर्वे प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट सिस्टमेटिक फर्टिलिटी डेटा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ध्यान में रखिएगा, डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा है, तो भारत का कोई भी ऐसा सर्वे नहीं है प्रेजेंट टाइम में जो अंडर डेवलपिंग या वैश्विक स्तर पर जो है मतलब हमारे पास फर्टिलिटी के डेटा प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो एनएफएचएस और एनएसएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे, ये दोनों जो है भारत के अंदर डेटा प्रोवाइड करते हैं। डीएचएस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्वे होता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक डीएचएस सर्वे, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूएस एड करके, तो उसमें उसके द्वारा कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास वर्ल्ड फर्टिलिटी सिस्टम है, WFS, इसके माध्यम से हम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज सभी का मतलब यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि हम फर्टिलिटी रेट यहाँ पे निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे वाज ज्वाइंटली स्पॉन्सर्ड बाई। तो अभी जस्ट बता रहे थे यूएस एड था, यूएस एड का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन और यूएस एड, यूएसए आईडी उसको पढ़ा जाता है, लेकिन मतलब उसमें नॉर्मली यूएस एड उसी ही उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन इंडिया एनएफएचएस इज टेक्निकली कोऑर्डिनेटेड बाई। तो यहाँ पे जो मतलब एनएफएचएस है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये मेनली जो है आईआईपीएस मुंबई द्वारा ये संचालित किया जाता है। मतलब इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चनायर बनाए जाते हैं, जो भी उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, वो आईआईपीएस मुंबई द्वारा यहाँ पे ये मतलब एक तरीके से इसको सपोर्ट प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनएफएचएस यूजेस विच सैम्पलिंग डिजाइन। तो यहाँ पर देखेंगे एनएफएचएस जो हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी 5 तक हुआ है, छठी की अभी रिपोर्ट आई नहीं है।
तो एनएफएचएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है, उसमें हम लोग मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अगला है एनएफएचएस डेटा आर यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग विच ग्लोबल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे एनएफएचएस डेटा किस ग्लोबल इंडिकेटर को यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर मेनली हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, 17 जो एसडीजी गोल्स हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो भारत के अंदर एसडीजी का जो मतलब क्या एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है, उस पर भी हम लोग यहाँ पे इस डेटा के माध्यम से उसका जो है एक तरीके से क्लैरिफिकेशन, या फिर एक तरीके से कहा जाए उसका जो हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसका एक आउटपुट देता है, ओवरलुक देता है कि हमारे पास जो भारत में ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट द्वारा काम किए जा रहे हैं वो किस तरीके से रिजल्ट और उनके आ रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एनएसएस फॉलोज विच मेथड फॉर डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पर जस्ट बताया था हमने कि यहाँ पर जो एनएसएस है, एनएसएस का मतलब क्या होगा, नेशनल सैंपल सर्वे जो यहाँ पे काम करता है। ये नेशनल सैंपल सर्वे क्या काम करता है कि ये कंटिन्यूअस लार्ज स्केल सर्वेज का काम करता है। ध्यान में रखिएगा एनएसएस क्या था कि इसको नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे कहा जाता है। फिर आगे चलकर यही जो है एनएसएसओ में कन्वर्ट हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ, और पीसी महालनोबिस सर के मार्गदर्शन में। फिर उसके बाद यहाँ पर अब ये 2019 से इसको एनएसओ कर दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका नाम इस तरीके से परिवर्तित हुआ है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल लाया था कि स्टैटिक्स के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको एक तरीके से उनके संचालन के लिए, बेहतर संचालन के लिए और उनके डेटा कलेक्शन के काम को आसान बनाने के लिए ये कार्य किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि आरसीएचएस, आरसीएचएस वाज कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ। तो आरसीएचएस देखेंगे यहाँ पर, तो जस्ट यहाँ पे आपको बताया गया था इस सर्वे के बारे में। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर ये इसका स्टैंड फॉर मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इसी से रिलेटेड जो है मतलब यहाँ पे जो सर्वेज हैं वो किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच सर्वे एक्ट एज द बेसिस फॉर अपडेटिंग एनएफएचएस क्वेश्चनर। तो एनएफएचएस का जो भी क्वेश्चनर होता है वो इसकी जो क्वेश्चनर बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हर साल जो जैसे जनसंख्या में या जो भी यहाँ पे काम चल रहे होते हैं, इन सर्वेज को अपडेट करने का काम जो भी होता है वो एक इंस्टीट्यूट को संभालता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, जैसे अभी हम एनएफएचएस की बात कर रहे थे, एनएफएचएस के लिए जो है यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि आईआईपीएस जो मुंबई का एक इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे सारी जिम्मेदारी लेता है, क्वेश्चनर डिजाइन करता है, उसके काम को आसान बनाने के लिए सैंपल डिजाइन करता है, और सैंपल डिजाइन करने के बाद जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर होते हैं वो जाके वहाँ पे डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो एनएफएच सॉरी इसमें जो एनएफएचएस सर्वे है इसके क्वेश्चनर की डिजाइनिंग की जिम्मेदारी अद्यतन करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण को आधार माना जाता है, डीएचएस होता है। डीएचएस जो होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्वे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हेल्थ सर्वे होता रहता है समय समय पर, तो उसके लिए यहाँ पर जो है मतलब इसका यूज किया जाता है इसके क्वेश्चनर को अपडेट करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच सर्वे इंट्रोड्यूस्ड एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा इन इंडियन पॉपुलेशन स्टडीज। भारतीय जनसंख्या अध्ययन में मानवमितीय डेटा का सर्वेक्षण, सॉरी मानवमितीय डेटा किस सर्वेक्षण ने जोड़ा। तो इसमें ध्यान में रखिएगा एंथ्रोपोमेट्रिक, एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा जो डेटा जो ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन से संबंधित, आदमी से संबंधित जो है वो समस्त जो घटनाक्रम होते हैं, जितने भी वाइटल इवेंट होते हैं उसको कलेक्ट करता है। मानवमितीय का मतलब हो गया कि जो भी हमारे पास जैसे बर्थ हो गया, डेथ हो गया, इस तरीके से जो भी मतलब ह्यूमन से संबंधित, आदमी से संबंधित जो भी मतलब चीजें होती हैं, जितनी भी वाइटल इवेंट्स होती हैं उनको किस में कंसिडर किया जाता है,
तो इसको एनएफएचएस के माध्यम से कंसीडर किया जाता है, या उनका डेटा कलेक्शन का काम एनएफएचएस के माध्यम से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेसी, LASI, इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया इज डिजाइंड एज, तो यहाँ पे डिजाइन किस तरीके से, इसको पैनल सर्वे के रूप में इसको डिजाइन किया गया है, और इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके लिए जो मतलब लोग होते हैं वो एजिंग पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए यहाँ पर चलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि LSAI प्रोवाइड्स डेटा मेनली ऑन, तो यहाँ पे ये हेल्थ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल कंडीशन ऑफ एल्डरली पीपुल्स, एल्डरली जो लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उन पर जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा होता है उसको प्रोवाइड करने का ये काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक की लिमिटेशन ऑफ लार्ज स्केल सर्वे लाइक एनएफएचएस इज, तो एनएफएचएस जो है, एनएफएचएस जैसे बड़े सर्वेक्षण की प्रमुख सीमाएं क्या हैं। तो मुख्य जो सीमाएं होती हैं यहाँ पर अगर देखा जाए, तो मुख्य जो सीमाएं होती हैं एक तरीके से देखा जाए तो टाइम लैग जो होता है, मेन जो इशू होता है वो टाइम का होता है और कॉस्ट का होता है। ठीक है। तो कॉस्ट तो एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देती है कि ठीक है, हम कॉस्ट जितना होगा उसको हम वहन करेंगे, उसको बियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टाइम लैग होता है, टाइम लैग का मतलब हो गया कि जब भी हम यहाँ पे एक काम करने जाते हैं, तो दूसरे काम में, जैसे मान लीजिए कि पहला हेल्थ सर्वे, पहला एनएफएसएस का सर्वे 92-93 में हुआ था, 1992-93 में हुआ था। उसके बाद पांचवा हेल्थ सर्वे 19-20 में हुआ, 2019-20 मतलब कोरोना के जस्ट पहले। तो इसमें सोचिए कि मतलब कितना टाइम लैग होता है, कि मतलब आपको जो है मतलब एक दो सर्वे करने के लिए, मतलब सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए तो 10 साल उधर जोड़ लीजिए और 20 साल इधर जोड़ लीजिए, 30-30 साल लग जा रहा है 5 ठू 4 ठू सर्वे कराने में। ठीक है। तो ये चीजें जो है बड़ा मतलब एक तरीके से कष्टकारी होती हैं भारत के लिए, कि ये चीजें जब भी जो है मतलब इनके जब रिजल्ट आते हैं ना, ये रिजल्ट इतने आउटडेटेड हो चुके होते हैं कि उनका कोई मतलब नहीं रह जाता इन सर्वेज का। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ पे टाइम लैग बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन, बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जिनका पब्लिकेशन ही नहीं हो पाता है। ठीक है। तो टाइम लैग मतलब अभी सोचिए एनएफएसएस 6 का डेटा कलेक्शन का काम हो चुका है, लगभग लगभग हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई हुई है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो टाइम लैग है। और इसमें अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, इसमें अगर टेक्निकल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो ये थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर और टैबलेट्स का यूज किया जाए, कंप्यूटर और टैबलेट्स के लिए यूज किया जाए, इसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चनायर जो होता था एक पेज में होता था, 10 12 15 पन्ने का एक पेज होता था, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चंस लिखे होते थे। फिर एक जो मतलब फील्ड का आदमी है, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, वो जाके वहां पे शेड्यूल भर के लाता था, ऑफिस जमा करा, ऑफिस फिर उसको ऑफिस कंप्यूटर में टाइपिंग करता था। तो यहाँ पर क्या होता था, कई कई बार जो क्लर्कियल स्टाफ है उनकी कमी या फिर और भी चीज़ों के या टाइपिंग एरर के कारण जो है मतलब डेटा इस तरीके से हो जाता था या टाइम बहुत लग जाता था उसको फीड करने में। इसलिए जो ग्राउंड स्टाफ है उसी के माध्यम से उसी को टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाए, डायरेक्ट डेटा जो है इसका सबमिशन का काम होने लगे, तो इसमें एरर कम जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि सेम आदमी वहाँ पे डेटा टाइपिंग का भी काम कर रहा है और सेम आदमी ही वहाँ पर देखेंगे तो वो डेटा कलेक्शन का भी काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति में डेटा वहाँ पे गलत नहीं होगा, उससे क्वेरीज की जा सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे टाइम लैग जो है यहाँ पे उसको अवॉइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है। विच एरर एराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्स मिसअंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पे जब भी अगर रिस्पॉन्स में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको रिस्पॉन्स एरर कहेंगे। बाकी सैम्पलिंग एरर, प्रोसेसिंग एरर, कवरेज एरर अलग चीजें होती हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि व्हेन एनुमरेटर्स रिकॉर्ड्स रॉन्ग डेटा इट इज कॉल्ड, जब इनुमरेटर रॉन्ग डेटा रिकॉर्ड कर दे तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं, इस केस में हम इसको यहाँ पे व्हेन इनुमरेटर रिकॉर्ड्स रॉन्ग डेटा, तो इस केस में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ डेटा डिफिशियंसी नहीं कहेंगे, डेटा डिफिशियंसी मतलब डेटा की कमी होता है। माइग्रेशन एरर नहीं, माइग्रेशन एरर भी नहीं होता। सैम्पलिंग एरर भी नहीं कहते, क्योंकि उसमें उस केस में यहाँ पर जो सैम्पलिंग एरर होती है उसमें
पॉपुलेशन के किसी एक आध पार्ट को छोड़ दिया जाए, तो उस केस में उसको कहते हैं कि ये हमारा जो है सैंपलिंग एरर है। ठीक है? चलिए, और यहाँ पर जो ये इन्यूमरेटर रिकॉर्ड कर रहा है रॉन्ग डेटा, तो वो एक तरीके से कहा जाए वो नॉन सैंपलिंग एरर का पार्ट होता है। नॉन सैंपलिंग एरर ऑप्शन नहीं है, तो इंटरव्यूअर बायसनेस इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे इसमें। अगर यहाँ नॉन सैंपलिंग एरर इसमें ऑप्शन होता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ इन वाइटल रजिस्ट्रेशन अफेक्ट्स। तो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मतलब महत्वपूर्ण जानकारी में जन्मों की कम रिपोर्टिंग से क्या प्रभावित होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्रूड बर्थ रेट प्रभावित होगा। डेथ रेट तो अलग चीज है, डेथ को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ बर्थ की बात कर रहा है। फर्टिलिटी रेट नहीं, और इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट जो है प्रभावित होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि विपल इंडेक्स। हाँ, अब आते हैं यहाँ पर जो हमारे पास अब तक के क्वेश्चन थे, ये एनएफएचएस और इसके जो छूट गए थे उससे रिलेटेड थे। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास विपल इंडेक्स है या मेयर्स इंडेक्स है, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो विपल इंडेक्स ऑफ 200 इंडिकेट्स। तो 200 का जस्ट यहाँ पर बताया क्या है, इसकी जो टेबल देखेंगे तो इसमें विपल इंडेक्स की जो टेबल बताई गई है उसमें 200 का जो डेटा है वो एज हीपिंग को, मॉडरेट एज हीपिंग को बताता है। इससे ऊपर जाने पे हाई एज हीपिंग होती है उसके रिस्पेक्ट में। बाकी यहाँ पे अंडर 100 अगर आ जाएंगे तो उस केस में यहाँ पर हीपिंग जो है लगभग जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए मेयर्स इंडेक्स का मान अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि नो डिजिट प्रेफरेंस डेटा परफेक्टली एक्यूरेट। डेटा परफेक्ट मतलब एक्यूरेट है। और इस केस में विपल और मेयर्स इंडेक्स ध्यान में रखिएगा, दोनों अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यूनिट वन में जो भी आपका यूनिट वन है, क्योंकि ये चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं तो बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो भी मतलब आप नोट्स भी अगर देखेंगे उसमें ये चीजें आराम से लिखी गई हैं। ठीक है, कि इंडेक्स में क्या है, मेयर इंडेक्स का मान 0 होने पे क्या होगा, 200 होने पे सॉरी विपल इंडेक्स का मान 200, या उसकी रेंजेस जो जो डिसाइड की गई हैं वो रेंजेस जो है मतलब वहाँ पे आपको बताई गई हैं कि किस रेंज में किस तरीके का डेटा हम वहाँ पे होता है। और ये वाला पिछला वाला क्वेश्चन इसमें इस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है कि इन विपल मेथड एज कंसीडर्ड बिटवीन। तो एज यहाँ पे नॉर्मली जो है एज कंसीडर की जाती है यहाँ पे 23 से लगभग 62 ईयर्स तक। ठीक है, 1549 नहीं, 2060 नहीं, नहीं। ठीक है, अगला है मेयर्स इंडेक्स द टोटल डेविएशन फ्रॉम 10 डेसिमल डिजिट। टोटल डेविएशन फ्रॉम 10 जो डेसिमल डिजिट्स हैं उसमें क्या होता है? ठीक है, चलिए तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो मेयर्स जो सूचकांक है इसमें 10 अंकों से कुल विचलन कितना होता है? ये लगभग 90 के बराबर होता है। ठीक है, 10 अंकों का विचलन वहां पे देखेंगे तो एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, जो मेयर्स इंडेक्स वाला टॉपिक पढ़ाया गया है तो उसमें एक जो है वहां पे टेबल बनवाए हुए हैं, और उसको जाके कोर्स वाले चैप्टर में और उसमें जो है देखा जा सकता है आसानी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ विपल इंडेक्स इज इक्वल टू 100, मेयर्स इंडेक्स 0 है, यूएल इंडेक्स जो है लेस देन 0 है, तो देन डेटा जो है हाईली एक्यूरेट होगा इस केस में। क्यों? क्योंकि मेयर्स इंडेक्स अगर 0 है तो इसका मतलब है उस तरीके से वहां पर देखेंगे तो जो डिजिट प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, वो वहां पर 0 है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो सॉरी विपल इंडेक्स है इसका मान 100 होने पे इसका मतलब हो गया कि डेटा हमारा एक्यूरेट है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन का यूएन इंडेक्स भी बताया गया है इस पे, डेटा इस केस में हमारे पास हाईली एक्यूरेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन का जो एक सर्वे होता है, यूएन एज सेक्स एक्यूरेसी इंडेक्स कंबाइंस एरर इन, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ये कॉम्बिनेशन का काम करता है, ये एज रेशियो और सेक्स रेशियो के डेविएशन को यहाँ पे कंबाइन करने का प्रयास किया जाता है इस सर्वे के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन का अगर इंडेक्स ग्रेटर देन 40 है, अभी अंडर 20 था तो एक्यूरेट था, अब ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 40 हो रहा है, तो ग्रेटर देन 40 हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी एकदम लगभग 0 हो जाएगी या
खत्म हो जाएगी। तो परफेक्ट डेटा नहीं, स्मॉल सैंपल नहीं, मॉडरेट डेटा नहीं, पुअर डेटा एक्यूरेसी होगी। डेटा की एक्यूरेसी बताता है ये, और डेटा की एक्यूरेसी इस केस में कम होगी। अगला क्वेश्चन है कि विच एजम्पशन अंडरलाइंस द चंद्रशेखर डेमिंग फार्मूला। तो चंद्रशेखर डेमिंग फार्मूले के लिए आपको बताया गया था कि दो जो है चीजें यहाँ पे यूज की जाती हैं, दो सर्वेज का यूज किया जाता है। दो सर्वेज कौन कौन से होते हैं? वो जो रजिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब हो गया कि यहाँ पर देखेंगे तो दो अलग अलग जो सोर्सेस होते हैं, जिसमें एक तरीके से कहा जाए सीआरएस जो होता है और एक एसआरएस होता है। ठीक है, तो दोनों के जो डेटा को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर चंद्रशेखर डेमिंग का फार्मूला आता है। और ये दो अलग अलग सोर्सेस को कंबाइन करने का प्रयास किया जाता है। उनके बीच में जो एरर जनरेट हुई है, चाहे वो रिस्पांस कोड हो या अन्य टाइप की एरर हो, तो उस वो वहां पे जो है मतलब उसको एक तरीके से मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर डेमिंग फार्मूला इज अप्लाइड टू। अप्लाइड कहाँ पे होता है? तो डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम पे अप्लाइड होता है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। चंद्रशेखर डेमिंग जो फार्मूला है ये किसके लिए यूज होता है? ये डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम को मतलब डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम में यूज होता है, लेकिन इसके माध्यम से हम लोग करते क्या है कि इसके माध्यम से हम लोग जो एरर जनरेट होती है अलग अलग सर्वेज में, दो अलग अलग सर्वेज में, उसको हम यहाँ पे मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीटनेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंप्लीटनेस ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन अपॉन सैंपल इनटू 100 नहीं, सैंपल अपॉन पॉपुलेशन 100 नहीं, एक्चुअल अपॉन रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड अपॉन एक्चुअल। रिकॉर्डेड अपॉन एक्चुअल जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? कंप्लीटनेस ऑफ रजिस्ट्रेशन को बताता है। ठीक है, कोई भी परसेंटेज निकालेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डेड इवेंट जो है और अपॉन एक्चुअल के माध्यम से ही हम परसेंटेज कोई भी निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्मूथिंग मेथड यूजेस मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात, हम मूविंग एवरेज की बात कर रहा है तो मूविंग एवरेज टाइप का ही जो है कुछ यहाँ पे मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्मूथिंग मेथड यूज कर रहा है मूविंग एवरेज के लिए, तो मूविंग एवरेज का ही यहाँ पे ग्रेजुएशन बाय मूविंग एवरेज। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्मूथिंग करते हैं, स्मूथिंग का मतलब एक तरीके से लेवलिंग जो करते हैं डेटा की, जिसमें एरर को रिमूव करते हैं, जो बायसनेस है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो उसको यहाँ पर यही मूविंग एवरेज के माध्यम से ही हम प्रयास करते हैं। मूविंग एवरेज में क्या करते हैं कि एक विशेष सेट का हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, फिर एक एक ऑब्जर्वेशन पीछे से उसको छोड़ते जाते हैं लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड में एक एक ऑब्जर्वेशन ऐड करते हुए ऐसे एवरेज निकालते चले जाते हैं अर्थमेटिक मीन, जिसको हम बाद में कहते हैं यहाँ पे ये हमारा मूविंग एवरेज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्मूथिंग हेल्प्स टू। स्मूथिंग किसमें हेल्प करता है? तो एलिमिनेटिंग रैंडम फ्लक्चुएशन इन एज डेटा। ठीक है, स्मूथिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं कि रैंडम जो फ्लक्चुएशन है उसको हम रिमूव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द मेन गोल ऑफ डेटा इवेल्युएशन इज। तो डेटा जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे डेटा जो इवेल्युएशन का मेन काम होता है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को उसको चेक करना होता है। ठीक है, रिलायबिलिटी, एसेस द रिलायबिलिटी एंड मतलब जो यहाँ पे वैलिडिटी है इसको चेक करने का प्रयास किया जाता है, जिसके माध्यम से हम यहाँ बताते हैं कि जो हमारा डेटा है वो किस तरीके का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कवरेज एरर अकर्स व्हेन। कवरेज एरर आकर होती है कब? जब यहाँ पे माइग्रेशन हो नहीं, इंटरव्यू बायसनेस हो नहीं, ऑल यूनिट्स कवर्ड, ऑल यूनिट कवर हो गए, कवरेज एरर कहाँ रह गई? फिर इसमें सम यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर ओमिटेड और डुप्लीकेटेड। हाँ, ये यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कि कुछ अगर हमारे पास डेटा डुप्लीकेट हो जाए या उसमें कुछ अदर चीजें आ जाएं तो उसको हम यहाँ पे कहेंगे ये हमारी कवरेज एरर है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग एरर रिफर्स टू। प्रोसेसिंग एरर, प्रोसेसिंग एरर में क्या करते हैं कि हम नॉर्मली जो है यही करते हैं कि जो हमारे पास डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम है ना, ठीक है, जो हमारे पास डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसको हम यहाँ पे इग्नोर मतलब उसको रिमूव करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एरर ड्यूरिंग टेबुलेशन और या कोडिंग के दौरान जो प्रोसेसिंग सॉरी आई हुई एरर रहती है उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हम जो है इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कि एरर ड्यूरिंग टेबुलेशन एंड कोडिंग, टेबुलेशन जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो उस केस में जो हमारे पास एरर आती है उसको हम रिमूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है? प्रोसेसिंग एरर है।
अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए मेथड ऑफ एज करेक्शन। एज करेक्शन का यहाँ पे कौन सा मेथड नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे विपल में क्या करते हैं, 0 और 5 के डिजिट प्रेफरेंसेस के रूप में हम एज करेक्शन का काम वहां पे करते हैं। ठीक है, हाँ, एज करेक्शन का काम हम यहाँ पे करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास मेयर्स इंडेक्स होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें सभी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इसमें मतलब विदाउट एनी डिजिट, 0 5 नहीं, 0 से 9 तक सभी को यहाँ पे कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे मतलब क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एज करेक्शन है उसका हम यहाँ पे काम करते हैं। फिर इसके बाद यूएन इंडेक्स में भी यही काम करते हैं। अभी जस्ट हम देख ही रहे थे, यूएन इंडेक्स का मान लेस देन 20 है, एक्यूरेट है, ग्रेटर देन 40 है, मोस्ट पुअर है। और इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो चंद्रशेखर डेमिंग जो फार्मूला है, इसके माध्यम से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम को, जो एरर है, जो डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसमें जो आने वाली एरर है उसको हम यहाँ पे रिमूव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेयर्स इंडेक्स कैन डिटेक्ट प्रेफरेंस फॉर। तो मेयर्स इंडेक्स के लिए आपको बताया गया था कि सभी इसमें जो है ऑब्जर्वेशंस, मतलब सभी एज 0 से 9 के बीच में सभी एज ग्रुप को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। मतलब उसमें डिजिट प्रेफरेंसेस सभी के लिए यूज होता है फिर। ठीक है, जैसे विपल में क्या है, 0 और 5 के मल्टीप्लायर में चलते हैं, यहाँ पे 0 5 के मल्टीप्लायर को रिमूव किया जाता है और सभी को एक साथ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स नो एज हीपिंग। अब इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे नो एज हीपिंग हो। नो एज हीपिंग के केस में आपको बताया गया था कि विपल इंडेक्स का मान 100 होता है। ठीक है, और इससे ऊपर जाने पे मतलब एज हीपिंग मैक्सिमम होगी, या जितना आगे जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। इससे कम होने पे यहाँ पर हमारे पास एज हीपिंग क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जी बिल्कुल, ओके। अच्छा, डिस्ट्रॉयर, क्या खतरनाक नाम रखे हो यार। चलिए अगला क्वेश्चन है यूएन इंडेक्स ऑफ 35 इम्प्लाइज। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि जब ये इंडेक्सेस हैं, हाँ, इंडेक्सेस जो भी हमारे पास इंडेक्सेस हैं, इनके एग्जैक्ट मान आपको कौन सी रेंज में क्या वैल्यू आती है वो पता होना चाहिए। उस केस में यहाँ पर देखेंगे, अभी जस्ट हम यूनाइटेड नेशन का भी सॉरी एक क्वेश्चन हम देख रहे थे। उस केस में क्वेश्चन क्या था, लेस देन अगर 20 इसका मान था तो उस केस में डेटा मोस्ट एक्यूरेट था, ग्रेटर देन 40 में फेयर था, ओ सॉरी पुअरली जो है एक्यूरेट था। तो इस केस में यहाँ पे हम इसको फेयरली एक्यूरेट कहेंगे, वेरी पुअर एक्यूरेसी नहीं। इसका मान 40 50 के से आगे निकलेगा तब इसको पुअर एक्यूरेसी कहेंगे। अनरिलायबल डेटा कब होता है, जब इसका मतलब जो एक्यूरेसी इंडेक्स है बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सीलेंट एक्यूरेसी नहीं होगा, यही होगा फेयर इंडेक्स। ठीक है, फेयर एक्यूरेसी सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि इफ कंप्लीटनेस ऑफ ए रजिस्ट्रेशन इज 80% देन। इसका मतलब क्या है, कंप्लीटनेस पंजीकरण की पूर्णता 80% है, इसका मतलब क्या है, बोलिए जल्दी से। इसका ऑब्वियस ही मतलब है यार कि अगर कंप्लीटनेस 80% है तो इसका मतलब 20% जो डेटा है या 20% जो हमारे वो इन्फॉर्मेंट है या जहाँ पे भी जो सर्वे हो रहा है उसमें 20% डेटा को छोड़ दिया गया है या अनरजिस्टर्ड है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन एफएचएस एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा इंक्लूड्स। अब यहाँ पर बताइए कि सॉरी हम्म तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, बताइए डिस्ट्रॉयड, या फिर बताइए इसका क्वेश्चन जल्दी से। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो एनएफएचएस डेटा होता है, इसमें जैसे बताया था मानव मितीय डेटा में, इसमें क्या करते हैं कि आदमी से संबंधित समस्त डेटा यूज करते हैं। तो हाइट, वेट और बीएमआई इंडेक्स जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, इसको हम यहाँ पे शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एनएफएचएस डेटा है इसमें सभी को यहाँ पे शामिल किया जाता है। यार तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो चक्कर में। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टैटिस्टिकल टूल इज यूज्ड फॉर स्मूथिंग सॉरी स्मूथ इरेटिक पॉपुलेशन एज डेटा। ठीक है, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल है जो यहाँ पर इरेटिक जो हमारे पास पॉपुलेशन डेट एज डेटा को जो है मतलब यहाँ पे में यूज होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा सांख्यिकीय उपकरण असमान आयु डेटा को स्मूथ करता है, स्मूथ बनाता है? तो ग्राफिकल अभी जस्ट बताया था, मूविंग एवरेज टेक्निक जो होती है इसके माध्यम से हम इसका काम मतलब स्मूथिंग का काम करते हैं। अगला जो है हमारे पास द लार्जर सैंपल, सॉरी, द लार्ज द लार्जर द सैंपल इज इन ए सर्वे, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि किसी सर्वे में नमूना जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही एरर आएगी। कौन सी एरर, सॉरी, उतनी एरर कम होगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास सैम्पलिंग एरर होती है, ये सैम्पलिंग एरर जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, और सैम्पलिंग एरर इंक्रीज नहीं होगी। नॉन सैम्पलिंग एरर भी जो है इंक्रीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नॉन सैम्पलिंग एरर अलग चीज होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नॉन सैम्पलिंग एरर आर रिड्यूस्ड बाई नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है कि जो सैम्पलिंग से हट के जो एरर होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक पोर्शन इसका छोड़ दिया, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का, मान लीजिए पॉपुलेशन थी हमारी, इस पॉपुलेशन का एक पोर्शन हमने छोड़ दिया, तो इसके फिर जो हम सैम्पलिंग करेंगे तो वो गलत होगी। तो उस यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि ये सैम्पलिंग एरर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब यही हमारे पास किसी ने अपनी एज 45 बताई और हमने इसको 54 लिख दिया, तो यहाँ पर ये क्या है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर है। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को किस तरीके से हम रिमूव करेंगे? तो इनोमिनेटर जो भी रहेगा, जो भी वहाँ पे फील्ड वर्कर है, उसका ट्रेनिंग और सुपरविजन के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक बायसनेस। जो जो हमारे पास सिस्टमेटिक बायस है उसका उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे कंसिस्टेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एज, या रैंडम रैंडम यहाँ पे देखें, सॉरी, रैंडम ओमिशन, या फिर एक्सीडेंटल एंट्री, या फिर कंप्यूटर क्रैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमें पूछ क्या रहा है, सिस्टमेटिक बायसनेस कहाँ से, इसमें जो है मतलब का उदाहरण कौन सा है? तो कंसिस्टेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एज। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक बायसनेस का यहाँ पे काम होता है, ठीक है। चलिए, नहीं, कंप्यूटर क्रैश नहीं भाई। इसमें सिस्टमेटिक बायसनेस का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर क्रैश तो कभी कभार होता है, सिस्टमेटिक बायसनेस का मतलब कंटिन्यूएशन में वो चीजें आ रही हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आदमी है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट करने वाले आदमी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, या फिर जो भी अन्य पार्टियां हैं भारत में, सपा बसपा, जो इस तरीके से पार्टियां हैं, जो मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उनमें किसी आप एक पार्टी को आप ज्वाइन कर लीजिए, दूसरे का आप हमेशा विरोध करेंगे। ये मतलब ये पॉलिसी होती है उनकी अपनी। तो वहां पर क्या है, कंसिस्टेंट बायसनेस आती है। कंसिस्टेंट एक आदमी, एक जो उसकी पार्टी के लोग हों कितना भी गलत करें वो उसको दिखता नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग छोटी सी भी उनसे गलती हो जाए तो उसमें उनको गलती में गलती दिख जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे है, कंसिस्टेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एज का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो एरर है वो सिस्टमेटिक मतलब परमानेंट, वो जो है एरर पड़ी रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेंसस एंड सैंपल सर्वे बोथ एम्स टू। तो यहाँ पर रिकॉर्ड जीडीपी नहीं, मेजर ट्रेड नहीं, स्टडी एग्रीकल्चर नहीं, कलेक्ट जो है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का यहाँ पे काम होता है। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम इज एप्लीकेबल इन। तो यहाँ पर डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम जस्ट अभी हम कई बार बात कर चुके। तो डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम में हम लोग करते क्या है, बोलिए। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ चंद्रशेखर डेमिंग फार्मूले में हम इसका यूज करते हैं, और एसआरएस और सीआरएस जो भी हमारे पास डेटा है उसमें जो आई हुई डिस्क्रिपेंसीज हैं, मतलब जो एरर्स हैं, जो कमियां हैं, उसको रिमूव करने का प्रयास किया जाता है वहां से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच फार्मूला एस्टिमेट्स ट्रू नंबर ऑफ इवेंट फ्रॉम टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो अब ये सी बात है, चंद्रशेखर डेमिंग का फार्मूला है कि इसमें दो इनकम्प्लीट अगर रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं तो इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि उसमें डुअल मतलब उसमें जो एरर जनरेट होने की संभावना है उसको रिमूव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंप्लीटनेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज मोस्ट एक्यूरेट व्हेन। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, कंप्लीटनेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज मोस्ट एक्यूरेट कब होगा? जब यहाँ पे माइग्रेशन इंक्लूड किया जाए नहीं, डेथ इग्नोर किया जाए, वो बिल्कुल नहीं, ओनली बर्थ काउंटेड नहीं, बर्थ डेथ रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली, हाँ।
तो बर्थ और डेथ रिकॉर्ड जो इंडिपेंडेंटली जो है मतलब स्वतंत्र रूप से जो है इसको अगर हम वेरीफाई कर लें, तो उस केस में हमारे पास जो फार्मूला हम यूज करेंगे इसको आगे रिजल्ट निकालने के लिए, वो यहाँ पर बेस्ट होगा। हाँ बिल्कुल, यही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच सर्वे डेटा आर प्राइमरली यूज्ड फॉर पॉलिसी प्लानिंग इन इंडिया। पॉलिसी प्लानिंग के लिए कौन सा डेटा यहाँ पे यूज होता है? तो लगभग सभी डेटा यूज होते हैं यहाँ, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से यूज होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन एक तरीके से कहा जाए, अगर एक मतलब इसमें कहा जाए, तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग से संबंधित अगर बात करें, फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो भी मतलब जनसंख्या नियंत्रण या इस सब पे अगर कानून बनाना हो, तो उस केस में एनएफएचएस डेटा का हम यूज करते हैं। बाकी एनएसएस के जो सर्वे होते हैं वो अलग अलग टॉपिक पर हर साल होते हैं, और इसके माध्यम से गवर्नमेंट अपनी कंजम्पशन अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, इस तरीके से अलग अलग अप्रोचेस पे सर्वे कराता है, और उसके माध्यम से यहाँ पर जो है मतलब वो जो भी वहाँ पे पॉलिसी होती है उनको बनाता है। जैसे एनएसएस अभी एक सर्वे करा रहा है, पीएलएफएस, बहुत चर्चा में रहता है, डायरेक्ट पीएमओ इसकी मॉनिटरिंग करता है। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे एक निश्चित रेगुलर इंटरवल में मतलब जो भी हमारे पास अ, बेरोजगारी है उसका उसके मापने का काम किया जाता है। बेरोजगारी अगर जैसे ही बढ़ती है, बहुत देश में हल्ला मचता है, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, डायरेक्ट इनिशिएटिव लेती है, फिर कुछ इस तरीके के कार्यक्रम लॉन्च करती है जिसमें जो है लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार मिले। ठीक है, तो ये पीएलएफएस डायरेक्ट इससे संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ये चीजें करेक्शन अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्योंकि हम डेमोग्राफी की चीजें पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन स्टडीज की, तो मतलब यहाँ पे हमारे लिए फैमिली प्लानिंग और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और उस केस में यहाँ पर हम एनएफएचएस को यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, अगला है एजिंग सर्वे हेल्प्स इन डिजाइनिंग पॉलिसीज फॉर एजिंग सर्वे। एजिंग सर्वे का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए उनकी अगर पॉलिसीज हमें डिजाइन करना हो तो उसमें क्या करेंगे, पेंशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी वाली चीजें हम ऑब्वियस सी बात है इंक्लूड करेंगे। चाहे जो भारत सरकार है, भारत सरकार देखेंगे तो पेंशन योजनाएं अलग अलग समय पे चलाती है। 60+ जो लोग हैं उनको एक पेंशन मिलेगी, जो विकलांग हैं वो उनको पेंशन मिलेगी, इस तरीके से जो अक्षम लोग हैं उनको पेंशन, फिर उनके लिए हेल्थ चेकअप और इस तरीके की चीजें, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की भी बातें वहां पर होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विपल इंडेक्स का मान 400 है, इसका मतलब क्या हो गया? 100 पर तो ये मोस्ट एक्यूरेट डेटा देता है। अब आप ही बताइए यहाँ पे कि जब इसका मान 400 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि खतरनाक वाली, बहुत ही भयानक वाली जो है एज हीपिंग है। तो इसमें क्या लिखेंगे? नो एरर नहीं, मॉडरेट नहीं, रैंडम नहीं, यहाँ पे सीवर एज हीपिंग है, मतलब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ी वाली जो है यहाँ पर मतलब एज हीपिंग है। अगला क्वेश्चन है कि मेयर्स इंडेक्स का मान 60 है तो व्हाट इज इट इम्प्लाई। इसका मतलब क्या हो गया? 60 अगर इसका मान है तो 60 अगर इसका मान है तो इस केस में आपको बताया गया था कि जस्टिस इस केस में यहाँ पर डिजिट प्रेफरेंसेस जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए पुअर एज डेटा है, और हाई प्रेफरेंस फॉर सर्टेन डिजिट्स की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, और एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, एक्यूरेट में इसका मान 0 होता है, स्मॉल डेविएशन और ये सब नन वगैरह नहीं होगा। हाई प्रेफरेंसेस फॉर सर्टेन डिजिट्स मतलब पुअर एज डेटा यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल पॉपुलेशन सर्वे। इसमें से कौन सा इंटरनेशनल पॉपुलेशन सर्वे नहीं है? तो अब ये सी बात है कि अपना एनएसएस, एनएसएस क्या होता है कि जो भारत में सर्वेज को संचालित करता है। ठीक है, तो एनएसएस होगा। वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे, और इसमें डीएचएस मतलब जो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे है। भारत में डीएचएस का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्वे, वर्ल्ड लेवल पर इसका मतलब होता है डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे। और एमआईसीएस का थोड़ा सा देख लीजिएगा, एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा हमको। चलिए अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ द डेटा स्मूथिंग इज टू। तो अब यहाँ पे मेन पर्पज क्या होता है डेटा जो है यहाँ पे, तो इलिमिनेट ऑल वैल्यूज नहीं, रिप्लेस प्राइमरी डेटा नहीं, रिड्यूस लिटरेसी रेट नहीं, मेक डेटा मोर रियलिस्टिक फॉर एनालिसिस। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें डिस्ट्रॉय जी आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सर मेयर्स और विपल इंडेक्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ओके,
देखिए इसमें सबसे पहला जो हमारे पास इंडेक्स आया था वो विपल इंडेक्स था। ठीक है, विपल इंडेक्स था। विपल इंडेक्स में हम करते क्या है कि सॉरी, इसमें एज हीपिंग का मतलब समझते हैं या नहीं? एज हीपिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई सर्वे करने जा रहे हैं और उसमें लोग जो है मतलब जैसे खासतौर पर महिलाएं होती हैं, हालांकि किसी जेंडर को यहाँ पे टारगेट करना गलत होगा, लेकिन महिलाएं क्या होती हैं कि अक्सर अपनी एज, जैसे कहा नहीं जाता पुरुष अपनी सैलरी और महिला अपनी एज कभी एग्जैक्ट नहीं बताते हैं जब तक कोई रिकॉर्डेड चीजें ना उपलब्ध हो जाए। जैसे हमसे भी कोई सैलरी पूछेगा तो ठीक है इतने के आसपास आती है एग्जैक्ट सैलरी। पहली बात, एग्जैक्ट सैलरी पता ही नहीं होता कि किस महीने कितना आएगी, क्योंकि कभी इनकम टैक्स वाले, कभी टीडीएस वाले, कभी प्रोफेशनल टैक्स, कभी ये टैक्स वो टैक्स, कुछ भी चीजें काटते रहते हैं, तो फिक्स ही नहीं होता। मतलब 1,500 2,000 4,000 का डिफरेंस जो है क्रिएट होता रहता है। उसी तरीके से महिलाएं भी आर्गू कर सकती हैं कि हर रोज तो हर मिनट तो एज बढ़ रही है, क्या ही बता दें। तो इसी तरीके से महिलाएं अपनी सॉरी एज और पुरुष अपनी सैलरी एग्जैक्ट कभी नहीं बताता। तो उसी को, इसी एज को, एज में जो यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को इग्नोर करने के लिए, उनमें एरर को कम करने के लिए विपल ने एक इंडेक्स तैयार किया, जिसको कहा गया कि ये एज हीपिंग जो भी रहेगी, एज हीपिंग उसको हम यहाँ पे रिमूव करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने जो सबसे पहले टारगेट किया वो 0 और 5 के मल्टीप्लायर वाली डिजिट को, जैसे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, ये जो 5 के मल्टीपल में, 5 के मतलब मल्टीपल में चल रही है, इनको यहाँ पे टारगेट किया और इनमें एरर रिकॉर्ड करने की, इनमें मतलब स्मूथिंग की बात की। इसमें एरर जो थी जनरेटेड जो एरर आती थी उसको यहाँ पर इन्होंने रिमूव करने का प्रयास किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे अभी देखेंगे, अभी एक भारत में अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही एक सर्वे का रिजल्ट आया था, जिसमें एक बड़ी कंपनी ने दावा किया था, कंपनी का नाम लेना उचित नहीं होगा, जिसमें कंपनी ने दावा किया था कि अब 1-2 रुपए के जो सिक्के हैं उनको बंद कर देना चाहिए भारत सरकार को। मतलब अब आदमी, जैसे भी जो जीएसटी कम हुआ था, जीएसटी का रेट घटाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो उसमें कई कंपनियों ने ये आर्गू किया था कि अब लोगों की आदत 5 के मल्टीप्लायर में पैसा देने की आदत हो गई है उनकी। कि आप 5 रुपए ले लीजिए, 10 रुपए ले लीजिए, 15 ले लीजिए, लेकिन उनसे 12 रुपए मत मांगिए। तो वही चीज वहां पे इन्होंने किया कि ये 5 के मल्टीप्लायर में किए। फिर उसके बाद इनमें जो एरर, तो ठीक है नो डाउट रिमूव हुई कुछ हद तक, कुछ हद तक रिमूव हुई, लेकिन इसके बाद यहाँ पर देखें तो जो बीच वाले डिजिट्स हैं, जैसे 2 3 4, फिर उसके बाद 6 7 8 9, ये जो बीच वाली एरर्स हैं, ये जो बीच वाला डिजिट है, इनके लिए यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो इसी में मेयर्स आते हैं, मेयर्स आते हैं। तो ये मेयर्स इंडेक्स के माध्यम से ये जो 0 से 9 हम लोग कहते हैं, 0 से 9 डेटा जो है, ये मतलब सभी डिजिट, सभी एज ग्रुप को यहाँ पे शामिल किए, और सभी एज ग्रुप में इन्होंने एरर, जो रिकॉर्डिंग एरर है, या जो एज में एज बताने वाली जो टेंडेंसी होती है, वो एरर जो है वहां पे रिमूव इन्होंने किया, मेयर्स ने। ठीक है, तो इनके इंडेक्सेस हैं, इनका इंडेक्स जो होता है ये 0 पर एक्यूरेट होता है, इनका 100 पर एक्यूरेट होता है। इसका एग्जैक्ट टेबल देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे टेबल याद नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग इन्होंने टेबल बनाया कि हमारे इंडेक्स का मान ये आएगा तो एक्यूरेट होगा, इससे अधिक होगा तो मोस्ट एक्यूरेट होगा, और इससे ऊपर होगा तो पुअरली एक्यूरेट होगा। इस तरीके से जो है मतलब उन्होंने अलग अलग चीजें बताई थी। ठीक है, तो विपल और मेयर्स इंडेक्स में 2-3 चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं बार बार, इसमें यही पूछा जाता है कि इसमें डिजिट प्रेफरेंसेस क्या थे। डिजिट प्रेफरेंसेस का मतलब किस प्रेफरेंस में इन्होंने मतलब अपना काम किया था, अपने एरर को रिमूव करने का, पॉपुलेशन में एरर को रिमूव करने का प्रयास किया था। यहाँ पर ये 0 और 5 के मल्टीप्लायर में चले थे, इन्होंने इनकी कमी को दूर किया, तो इन्होंने सभी डिजिट को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद अलग अलग इनके इंडेक्सेस हैं, तो मतलब अलग अलग इनके मान होते हैं, इन मानों को यहाँ पर पूछा जाता है, वो यूजीसी वाली नोट्स में प्रॉपर लिखा गया है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यही 2-3 चीजें यहाँ से क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विपल इंडेक्स, मेयर्स इंडेक्स, और वो जो चंद्रशेखर डेमिंग का जो फार्मूला है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर जी। तो ये चीजें जो है मतलब बहुत, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ आपको करना नहीं है इसमें। बस इनका इंडेक्स क्या, मान क्या होता है, इनके फार्मूले क्या होते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है।
ठीक है? तो इसको बड़ी डिटेल से इसमें जो है क्लास में पढ़ाया गया है। ओके, ओके, थैंक यू। चलिए, तो अब यहीं पे हम लोग क्लास रोकते हैं, अभी जेएस वाली क्लास भी है जस्ट 10 बजे से, तो आपकी क्लास ये रोक देते हैं। अब अगली क्लास जो है मतलब ये उम्मीद हमें है यही है कि दिवाली बाद होगी, क्योंकि पीपीटी वगैरह तैयार नहीं है, नहीं तो एक क्लास और ले लेता तब मैं जाता। घर भी हमें निकलना है। तो आप लोगों को धनतेरस बीत चुकी है, छोटी दीपावली आज है, कल दिवाली है, और सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और L1 क्लासेस पे जो अ, चल रहे हैं डिस्काउंट, 90% तक के डिस्काउंट दिए गए हैं, वो आप वहाँ पे ऑफर का फायदा उठाइए। और अगर आपको समस्या लगती है कि इतना भी पेमेंट करने में हमें समस्या है, तो आप डायरेक्टली कोचिंग के नंबर पर आप बात कर लीजिए, इस नंबर पर आपको और भी छूट दे दी जाएगी, जो भी वहाँ पे पॉसिबल छूट होगी वो दे दी जाएगी आपको। ठीक है? तो लोगों को ये क्लासेस शेयर करते रहिए। और जल्दी ही कंप्यूटर का कोर्स आईटीसी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो फर्स्ट पेपर की चीज़ें होती हैं उसको हम पढ़ाएंगे। और उस पे भी जो है जस्ट उसकी 99 रुपीज़ अभी फीस है, इसमें जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जस्ट दिवाली के अगले दिन से ये क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी एक बच्चे ने पूछा था कि कुछ क्लासेस रह गई हैं यूनिट 10 की, यूजीसी की, तो वो भी जो है क्लासेस जस्ट इसी वीक में जो है आपको फाइनल कर दी जाएंगी, सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी जाएंगी। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।